हेलो साथियों, सिनर्जी आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे और मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा था कि किस प्रकार से जो है ना पॉलिटी आपकी तैयार होनी चाहिए, किस प्रकार के क्वेश्चन आप डील कर पाए। हालांकि फिर भी आप लोगों का जो भी लेवल है उस पे एग्जाम देना ही देना आपको अच्छे से, बट इसमें जितना इंप्रूव कर सकते हैं आप करते रहिएगा, ठीक है ना। तो कुछ एक क्वेश्चंस आज हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। पीछे हम लोगों ने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, मैंने बताया था आपको पैरामीटर भी कि 20 में से अगर 15 से 20 कर लेते हैं आप तो बहुत ही बढ़िया है। 15 प्लस में 10 से नीचे कर रहे हो तो पॉलिटी ढंग से पढ़ो। 10 से 15 एवरेज है, बस रिवाइज करो। 15 से ऊपर तो फिर बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करना है, पॉलिटी को नहीं। ठीक है। तो आज 20 क्वेश्चन फिर से करते हैं। फिर से अपने आप को चेक कीजिए और इन क्वेश्चंस को भी देखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सिर्फ चेक नहीं, आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी, क्वेश्चंस काम आएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट निकाला हुआ है। ठीक है। सो देखते हैं एक एक करके। तो देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द अमेंडमेंट प्रोसीजर। क्या है? कंसीडर करो इन स्टेटमेंट में से कि संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो करो विचार, इंग्लिश में इधर लिखा हुआ है, हिंदी में इधर लिखा हुआ है। आप लोग बताओ कि क्या बात कहना चाहता है ये। तो देखिए, बताइएगा एक एक करके। सबसे पहले बोल रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स द टाइम फ्रेम विद इन विच द स्टेट लेजिस्लेचर्स शुड रेटिफाई और रिजेक्ट एन अमेंडमेंट सबमिटेड टू देम। बोल रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है आर्टिकल 368 के तहत, तो कई बार क्या है कि अमेंडमेंट जो है संविधान में हम तीन प्रकार से कर सकते हैं। एक साधारण बहुमत से भी हो सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 368 के तहत जब संविधान संशोधन करते हैं हम लोग, तो उसमें कुछ मामलों में आधे राज्यों की सहमति भी लेनी होती है। तो ये बोल रहा है कि सहमति लेते टाइम आपको कितना टाइम दिया जाता है राज्यों को, कितने टाइम में जो है राज्यों को सहमति देनी होती है, यानी अनुमोदन देना होता है। तो भाई साहब, कोई टाइम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रेस्क्राइब टाइम फ्रेम। कॉन्स्टिट्यूशन में समय सीमा निर्धारण नहीं है। ये बोल रहा है निर्धारित करता है, तो ये तो गलत हो गया। समय सीमा निर्धारित नहीं कर रखी है संविधान में, ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर बोल रहा है आर्टिकल 368 इज पार्ट इन पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। इस संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने की संसद की शक्तियों से संबंधित है। बिल्कुल ठीक बात है, ये बात एकदम सही है। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई, दूसरी सही है। तो क्या आंसर हो जाएगा? केवल टू, ओनली बी। ओनली बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो ओनली बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दिस। संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य जो लाभ है वो क्या है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, सीधा सा आंसर है वैसे तो, फिर भी तुम लोग पढ़ो। द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंटली कहां करते हैं? एग्जीक्यूटिव जो होते हैं यानी कार्यकारी होते हैं, वही क्या होते हैं? विधायी भी होते हैं। मिनिस्टर्स कहां से बनते हैं भाई? मिनिस्टर बनते हैं जो मेंबर्स है। तो लेजिस्लेचर के जो मेंबर है, यानी विधायिका के जो सदस्य है, वही तो क्या बनते हैं? मंत्री बनते हैं। तो लेजिस्लेचर और जो एग्जीक्यूटिव है वो इंडिपेंडेंटली नहीं करते, बल्कि डिपेंडेंसी के साथ है। तो ये तो गलत हो गया आपका। ये मतलब गलत नहीं हो रहा, मैं ये बात कर रहा हूं कि ये आंसर नहीं हो सकता। इसने पूछा है मेन एडवांटेज। ठीक है। तो ये तो नहीं है। इट प्रोवाइड्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इज मोर एफिशिएंट। कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी इसमें थोड़ी ना बनेगी, इसमें सरकार चेंज हो जाएगी 5 साल बाद। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है? एक निर्धारित समय सीमा के बाद चुनाव होते हैं, और चुनाव के बाद कौन सी सरकार आएगी वी डोंट नो। तो कंटिन्यूटी रहेगी कि नहीं रहेगी वी डोंट नो। तो कंटिन्यूटी का कोई मतलब नहीं है। ये वाली बात तो नहीं हो सकती। द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कंप्लीटली या कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होती है? कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और वैसे एक एक मंत्री किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है? इंडिविजुअली मिनिस्टर्स जो है वो राष्ट्रपति के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो वो लोकसभा के प्रति। तो ये वाली बात है कि लेजिस्लेचर के प्रति जो है उत्तरदायी तो बनता है यहाँ पर विधायिका का, तो विधायिका के प्रति सॉरी कार्यपालिका का। तो इसलिए ये वाली बात सही है। ठीक है। उसके बाद द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड विदाउट इलेक्शन। ऐसा कुछ नहीं है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये वाली बात तो नहीं हो सकती। ठीक है। तो डी जो है आपका गलत हो गया। तो सी इज द करेक्ट आंसर। सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द फीचर्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। करो फिर विचार, बताओ क्या है।
सबसे पहले क्या बोल रहा है, हिंदी में पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है। द ओथ ऑफ सीक्रेसी टू द मिनिस्टर्स इज एडमिनिस्टर्ड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दिलाई जाती है। द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी डिसॉल्व्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। और तीसरी है डबल मेंबरशिप इंप्लाइज दैट मिनिस्टर्स आर मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब यहां बताना क्या है, इनकरेक्ट बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ लोकसभा अध्यक्ष दिलवाते हैं। हाँ भाई साहब, ना 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 ना, मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति, ना कि लोकसभा अध्यक्ष। समझे बात को। तो मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करते हैं, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, शपथ भी राष्ट्रपति दिलवाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष नहीं दिलवाते हैं। गलत हो गया, पहली स्टेटमेंट गलत। द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी डिसॉल्व्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, नहीं, बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, उल्टा लिखा हुआ है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो गई। इन्होंने अपने से इनकरेक्ट पूछा है ना, पहली दो तो हो गई। अब अगली क्या बोल रहा है, डबल मेंबरशिप, दोहरी सदस्यता का तात्पर्य है कि द मिनिस्टर्स आर मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। जो मंत्री होते हैं वो दोनों सदस्यों के, दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, यानी लोकसभा राज्यसभा। नहीं, डबल मेंबरशिप का अर्थ होता है कि जो मिनिस्टर्स है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी पार्ट है, यानी एग्जीक्यूटिव का भी मेंबर हो गया और लेजिस्लेचर का भी मेंबर हो गया। यानी लोकसभा राज्यसभा में से भी किसी का सदस्य होगा वो, और एग्जीक्यूटिव का भी जो है मंत्री है तो उसका भी सदस्य होगा, मंत्रिपरिषद का भी सदस्य है, और लोकसभा राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य होगा। दोनों का थोड़ी हो सकता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में सदस्य नहीं रह सकता, एक में ही रहना होगा, एक की छोड़नी पड़ती है सदस्यता। तो डबल मेंबरशिप का मतलब ये होता है कि मंत्रिपरिषद का भी सदस्य और संसद का भी सदस्य। ठीक है, तो इसलिए आपकी तीसरी स्टेटमेंट भी गलत होगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। समझ आ रही होगी मेरे ख्याल से आपको बात। इस तरह से सोचना पड़ेगा, इस तरह से आपको सोल्व करने पड़ेंगे क्वेश्चन, तब जाके बात बनेगी। ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग परटेन्स टू द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से कौन सा जो है भारतीय संविधान की केंद्रीकरण प्रवृत्ति से संबंधित है। तो ये बताना आपको कौन सा केंद्रीकरण प्रवृत्ति संबंधित है, क्या आंसर करना है। तो बोल रहा है द यूनियन लिस्ट कंटेन्स मोर सब्जेक्ट्स देन द स्टेट लिस्ट। जो संघ सूची है वो राज्य सूची की तुलना में अधिक विषय शामिल कर रखे हैं उसमें। एकदम सही बात है, संघ सूची में 100 सब्जेक्ट्स है और राज्य सूची में 61 सब्जेक्ट है, केवल 61 सब्जेक्ट है राज्य सूची में, घटाए गए हैं। और संघ सूची में इवन बढ़ाए गए हैं, 97 हुआ करते थे, 100 कर दिए थे। उसके बाद जो है सेंटर हैज ओवरराइडिंग अथॉरिटी ओवर द कंकरेंट लिस्ट। केंद्र के पास समवर्ती सूची पर अधिभावी अधिकार है, यानी ओवरराइडिंग अथॉरिटी। एकदम सही बात है, केंद्र की बात चलेगी भाई साहब, मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था है हमारे पास। हमारी जो संघात्मक प्रणाली है या संघात्मक व्यवस्था है वो कहां से ले रखी है, कनाडा से। और वो क्या है, मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था है हमारी। समझो इस बात को, ध्यान रखो। ठीक है। सो तीसरा है रेज्यूडरी पावर्स आर वेस्टेड इन द सेंटर। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होगी। बिल्कुल, ये बात भी कहां से ले रखी है, कनाडा से ही है। ये बात भी कनाडा से। अवशिष्ट कौन सी हो जाती है, जो ना संघ सूची में है, जो ना राज्य सूची में है, जो ना समवर्ती सूची में, बची खुची अवशिष्ट, उसको अंग्रेजी में रेज्यूडरी पावर बोलते हैं। रेज्यूडरी पावर्स आर लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे कि साइबर क्राइम, साइबर क्राइम ना संघ सूची में था, ना राज्य में, ना समवर्ती में, तो किसके पास जाएगा, साइबर क्राइम पे फिर कानून बनाने का अधिकार जाएगा पार्लियामेंट को। समझे। तो केंद्र सरकार के पास होती है, केंद्र में निहित होती है। तो तीनों ही बात सही है, तीनों ही जो है वो क्या कर रही है, केंद्रीकरण प्रवृत्ति से संबंधित है। तो तीनों ही जो है सेंटर को और मजबूत बना रही है। ये बात जो है 1 2 3 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। With reference to the concurrent list under 7th Schedule 7th of the Indian Constitution, consider the following. भारतीय संविधान की अनुसूची 7 के अंतर्गत समवर्ती सूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। करो फिर विचार। सबसे पहले क्या है, a law made by, a law made by what, a law made by, made on a subject by state under the list which has got assent from the president prevail over the parliament's law made on the same subject. इस सूची के अंतर्गत राज्य द्वारा किसी विषय पर बनाए गए कानून जिससे राष्ट्रपति की सहमति मिल गई हो, उसी विषय पर बने संसद के कानून पर वो क्या कर लेता है, सुपरमेसी स्टेब्लिश कर जाता है, यानी वो ऊपर हो जाता है। ठीक है, और वो प्रिवेल करता है, यानी उसके ऊपर रहता है, वो ये कहना चाहता है, ये ऊपर प्रिवेल करना, प्रिवेल, सुपरमेसी रखना। तो यही बात कर रहा है।
तो क्या कहना चाहता है कि अगर स्टेट लिस्ट है, राज्य सूची के अंतर्गत कोई विषय है, ठीक है, जिस पर कानून कौन बनाता था? मेड ऑन ए सब्जेक्ट बाय स्टेट अंडर द लिस्ट which has got assent from the president prevail over the parliament's law made on the same subject। तो उस पर जो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर है, तो वो उस विषय पर जो है ना संसद के बनाए कानून पर क्या हो जाएगा? ऊपर हावी हो जाएगा। ये बात कहना चाहता है। कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही बात है, ये बात एकदम सही है। दूसरा क्या बोल रहा है? 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया? कारण समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या में कमी आई। समवर्ती सूची के अंदर पहले कितने विषय होते थे? 47। अब कितने हैं? 52। बढ़े कि घटे? तो ये भाई साहब डिक्रीज क्यों लिख रहे हो? इंक्रीज लिखो ना। गलत हो गया ना? तो दूसरी स्टेटमेंट गलत है, पहली स्टेटमेंट सही है। 7th शेड्यूल के बारे में तो वन ओनली करेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है, तो वन ओनली, केवल ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करना है, समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to states reorganization in India, arrange the following mentioned states, union territories in the chronological order of their formation। भारत में राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित उल्लेखित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को उनके गठन के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करो। कहना ये चाहता है कि कौन सा कब बना था, अगर तुम्हें मालूम है तो इनकी क्रोनोलॉजी लगा के दे दो। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो कौन सा कब बना था बताओ? सिक्किम। सिक्किम कब बना स्टेट? पहला ही आसान दे रखा है, 34वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन याद है आप लोगों को? लेकिन संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती नया राज्य बनाने या किसी राज्य को भारत में शामिल करने के लिए। ये आप जब पार्ट 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 2 एंड 3 पढ़ोगे तो समझ जाओगे। लेकिन अभी सिक्किम कब बना था? 1975 में बना, ठीक है जी। हिमाचल प्रदेश कब बना? 1971 में बना। मणिपुर कब बना? मणिपुर कब बना? मणिपुर बना आपका 1972 में। उसके बाद फिर मिजोरम कब बना? मिजोरम बना 1985 में। पता है आपको? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1985 में। और असम, त्रिपुरा, मणिपुर, ये इसमें त्रिपुरा और मणिपुर तो पहले केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। हिमाचल प्रदेश भी केंद्र शासित प्रदेश यूटी था, इनको बाद में राज्य बनाया गया। तो ये 1972 में बन गए, हिमाचल प्रदेश 1971 में बन गया और सिक्किम 75 में। तो अब लगा दो क्रम, देख लो कौन से आंसर में है। पहले क्या आएगा? 2, उसके बाद 3, उसके बाद 1, फिर 4। 2 3 1 4, 2 3 1 4, बी। बी हो गया। आंसर सिंपल है। सिंपल तभी है जब पहले पढ़ा हुआ है। तो बहुत मुश्किल है भाई, कुछ आसान नहीं है, इसलिए पढ़ो अच्छे से, मन लगा के, बहुत जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इनमें से कौन सा जो है सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्र अधिकार में शामिल है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात जब हम करते हैं तो आर्टिकल कौन से की बात करते हैं? आर्टिकल 132, जिसमें मूल अधिकारिता का उल्लेख किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, या आर्टिकल 131। तो आर्टिकल 131 जो है मूल अधिकारिता, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात करता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर मूल अधिकारिता का मतलब ये हो गया कि ऐसे मामले जिनकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में होगी, आप किसी और कोर्ट में नहीं जा सकते, उसके तहत लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है मूल अधिकारिता में? जब आप पढ़ोगे आर्टिकल को तो उसके अंदर लिखी हुई क्या बात है कि इन निम्न मामलों में सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में होगी। कौन कौन से? अगर भारत सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच झगड़ा है, या भारत सरकार और एक राज्य एक तरफ है, दूसरी तरफ कोई दूसरा राज्य है, तो उनके बीच की लड़ाई है, तब भी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में होगी। या फिर दो राज्य आपस में लड़ रहे हैं, तब भी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में। या फिर क्या हो सकता है? दो या दो से अधिक राज्य एक तरफ है, दो या दो से अधिक राज्य एक तरफ है, तब भी सुनवाई। यानी केंद्र राज्य का मामला हो या फिर राज्यों का आपस का मामला हो, उसकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। अब इसका आंसर दे दो, बहुत इजीली दे पाओगे। A dispute between the government of India and one or more states, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद। सही बात है, ओरिजिनल है, मूल अधिकारिता में आता है ये। A dispute regarding elections to either house of the parliament or the state legislature, नहीं आता, नहीं भी सुनवाई कर लो। रायबरेली चुनाव याद होगा, इंदिरा गांधी इशू। रायबरेली चुनाव जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ठीक है, जस्टिस सिन्हा, इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला चला गया तो उन्होंने 6 साल के लिए रोक लगाई थी इंदिरा गांधी के चुनाव लड़ने पे। तो रायबरेली चुनाव में जो है ऐसा हुआ था, तो हाई कोर्ट में क्यों हुआ? फिर वो सुप्रीम कोर्ट में होता अगर ऐसा होता तो ये तो गलत है। ए डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ए यूनियन टेरिटरी। अच्छा, इससे पहले एक रह गया, डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन ऑफ, भारत सरकार और एक केंद्र शासित प्रदेश के बीच विवाद होता है।
केंद्र शासित प्रदेश क्या है? केंद्र द्वारा शासित है, तो केंद्र सरकार के साथ फिर विवाद क्या होगा? ये क्यों लिखेंगे भाई? ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, तो ऐसा नहीं लिखा हुआ इसीलिए। तो तीसरा हो गया। उसके बाद डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद होता है, तो ये वाली बात लिखी हुई है। ठीक है, ये बात ध्यान करने वाली है कि केंद्र शासित प्रदेशों के साथ क्यों लड़ेंगे। केंद्र शासित का मतलब यही है कि केंद्र सरकार ही तो उसको संचालित कर दी है, अभी तो यूनियन टेरिटरी है, तो उसके साथ क्या विवाद होगा, वो खुद ही सुलझा देंगे। तो पहला और चौथा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन देखो 1-4, सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। देख लिया, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉलेजियम सिस्टम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। करो फिर विचार तुम थोड़ा, क्या विचार है तुम्हारे इसके बारे में। पहले ये जरूर देख लेना करेक्ट बताना है कि इनकरेक्ट। यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा इसने, कौन सा गलत है ये पूछा है। कॉलेजियम समझते हो आप? देखो, न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हो, जो वैसे हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो, उनका थोड़ा सा प्रोसीजर का डिफरेंस है। लेकिन अगर मैं पहले सुप्रीम कोर्ट वालों को बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। बट राष्ट्रपति इस मामले में नियुक्ति करने से पहले किससे सलाह लेंगे? मुख्य न्यायाधीश से। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, सलाह लेके या परामर्श करके जो है फिर नियुक्ति करेंगे। इसके अलावा जिन उनको लगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, उनसे भी वो परामर्श कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि इन न्यायाधीशों से, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से मुझे परामर्श करना चाहिए, तो वो कर भी सकते हैं। तो नियुक्ति के संदर्भ में ये बात लिखी हुई है, न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में। ठीक है, कहाँ लिखी हुई ये बात? आर्टिकल 214 में लिखी है। कहाँ लिखी हुई है तो उसको देख लेना है पहले। तो 214 से लेके 231 तक जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखा हुआ है। तो वो आर्टिकल, सॉरी, 124 से लेके 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखा हुआ है। तो कौन से आर्टिकल में लिखी होगी? 124 में लिखी होगी। तो इसको देख लेना है आप लोगों ने, ठीक है ना। 214 से 231 तो हाई कोर्ट आ गया, तो वहां पे हाई कोर्ट वाले में भी लिखा मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप लोग देखोगे इस सिस्टम के अंदर, तो परामर्शी वर्ड था, तो इसलिए कई बार जो है ये न्यायालयों में रहा ये मामला कि नियुक्ति कैसे हो। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम शुरू कर लिया। कॉलेजियम में क्या होता है कि एक मुख्य न्यायाधीश और चार जो है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज, यानी वरिष्ठतम न्यायाधीश। चार सीनियर मोस्ट जज यानी वरिष्ठतम न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, और एक जो है आपका मुख्य न्यायाधीश, ये राष्ट्रपति को परामर्श देंगे, ये नाम भेजेंगे मतलब एक तरह से, और राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को फिर अपॉइंट करेगा। एक बार उस नाम को वापस भेज सकता है। तो ये जो 5 लोगों का समूह है, मुख्य न्यायाधीश और चार वरिष्ठतम न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, इसको बोला जाता है कॉलेजियम। कॉलेज माने समूह, तो कॉलेजियम सिस्टम। तो कॉलेजियम सिस्टम से ही वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही है। इसके अलावा आप लोग सुनोगे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसको लागू किया था बट वो काम का रहा नहीं, तो वो हम लोग इतना डिटेल डिस्कस नहीं कर रहे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। करो, इधर आओ। द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम कंप्राइजेस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड टू अदर सीनियर मोस्ट जजेस। देखो, अभी अभी तो बताया टू नहीं, क्या लिखो? 4 लिखो। मतलब गलत हो गया, गलत हो गया तो गलत हो गया। दूसरा क्या है? ए पर्सन पास्ड ओवर वंस बाय द कॉलेजियम कैन नॉट बी रिकंसिडर्ड अगेन फॉर द अपॉइंटमेंट इन द फ्यूचर। बोल रहा एक बार जिसका नाम पारित हो गया ना, एक बार जज के लिए उसको नाम भेज दिया, तो भविष्य में फिर कभी जो है उसको दोबारा नहीं बना सकते। ऐसा थोड़ी ना है। क्यों नहीं बनाएंगे? बनाएंगे। गलत बात है, ऐसा नहीं होता। अब बताओ तुम, आंसर क्या होगा? 1 एंड 2 बहुत गलत है कि फर्स्ट गलत है? क्या गलत है इसमें बताओ? करेक्ट पूछा था कि इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पूछा था, दोनों इनकरेक्ट है, बोथ 1 एंड 2। ठीक है, बोथ इन 1 एंड 2। नेक्स्ट चलो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मतलब समझते हो? न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा के बारे में इनमें से कौन सा जो है वो बात सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जुडिशियल रिव्यू। तो इसमें से कौन सी बात सही है ये आपको बतानी है। बताओ फिर। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? कहां से आता है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा? आर्टिकल 13 के तहत आता है ये। अनुच्छेद 13 जो है वहां से ड्राइव है जुडिशियल रिव्यू। संविधान में कहीं उल्लेखित नहीं है, कहीं पर लिखा नहीं हुआ जुडिशियल रिव्यू, लेकिन फिर भी जुडिशियल रिव्यू बहुत बड़ी बात है। कैसे? अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि सरकार का बनाया हुआ कोई भी कानून या कोई भी विधि ऐसी है जो मौलिक अधिकारों के साथ इनकंसिस्टेंट नहीं, या संविधान के साथ इनकंसिस्टेंट है, या संवैधानिक तरीके से ठीक नहीं है, तो संविधान
प्राथमिकता के आधार पर जो है उसको न्यायिक समीक्षा कर सकती है और उसको नल और वॉइड यानी समाप्त भी कर सकती है। इस चीज को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, जुडिशियल रिव्यू क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, यानी मूल संरचना के अंदर आता है ये। मूल संरचना में आता है तो क्या कहें इसको कि द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन द यूएसए। एकदम सही बात है, ये ओरिजिनेट यूएसए में हुआ है, डेवलप यूएसए में हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये बात तो सही है। अगर आप लोग जब सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे ना, भारतीय संविधान के स्रोत, तो उस दिन आप पढ़ोगे क्या, जुडिशियल रिव्यू यूएसए से लिया गया है। वहां पे आप सोर्सेज में पढ़ो भी ये चीज, रिवाइज कर लेना अगर नहीं आता है तो ये आना चाहिए अगर सोर्सेज पढ़ लिए तो। उसके बाद है द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कैन नॉट बी curtailed इवन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया। भारत में संवैधानिक संशोधन द्वारा भी न्यायिक समीक्षा की शक्ति को कम नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये जुडिशियल रिव्यू जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है, और बेसिक स्ट्रक्चर को आप समाप्त नहीं कर सकते। ऐसा ही तो केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? तो 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, सो आंसर इज सी। सी इज द करेक्ट आंसर। 1 and 2 दोनों दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। करो भाई, सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में है, कौन सी बात सही है? सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी सेट अप एनीवेयर इन इंडिया। अभी कहा है, आर्टिकल कौन सा पढ़ना पड़ेगा इसके लिए? 130 अनुच्छेद 130 पढ़ना पड़ेगा आपको। वहां पे लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच सीट जो है वो कहां पर है? दिल्ली में है। लेकिन भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से परामर्श लेके अन्य स्थान पर भी सुप्रीम कोर्ट की सीट को स्थापित कर सकते हैं। ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 130 में। तो कैन बी सेटअप, सही बात है। नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ सेटिंग अप ऑफ सेसेशन बेंचेस यानी अपील बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया। अभी तो बताया आर्टिकल 130 में क्या लिखा हुआ है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किससे? राष्ट्रपति से अनुमति लेकर या परामर्श करके जो है वो कर सकते हैं। इतना ही पता है तो बात बन गई, कोई समस्या ही नहीं है। इसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अलग से कुछ करने की जरूरत का मतलब है कि अलग से इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं करना है, केवल सीजीआई जो है राष्ट्रपति से बात करके और हो गया, इतना ही काम है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की पीठों की स्थापना के उद्देश्य से। ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ था इधर, हिंदी में बता दिया मैंने। एटलीस्ट 5 जजेस जो है 5 न्यायाधीश need to hear cases that involve a substantial question of law as to the interpretation of constitution। संविधान की व्याख्या से संबंध में कोई भी मामला है, उसकी सुनवाई के लिए कम से कम जो बेंच बनेगी उसमें 5 न्यायाधीश होने चाहिए। आर्टिकल 145 पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? संवैधानिक पीठ का गठन जब किया जाएगा, कौन करता है? सीजीआई के द्वारा किया जाता है, और उसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होते हैं। उसकी अध्यक्षता सामान्यतः सीजीआई द्वारा की जाती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि उसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश ही करेंगे, बट सामान्यतः की जाती है। आर्टिकल 143 के तहत भी अगर ऐसा कुछ है कि अगर आपको राय लेनी है, तब भी उस वहां पर लिखा हुआ है। तो संविधान पीठ जब बैठेगी तो उसमें कम से कम कितने न्यायाधीश होने चाहिए? 5 जजेस होने चाहिए। ये वाली बात भी सही है। तो ये बात ध्यान रखना है आपको। दो ही चीजें पूछी जाती है, एक आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति जो है पूछ सकता है, एडवाइस ले सकता है किससे? सुप्रीम कोर्ट से। उसके बारे में पता होना चाहिए आपको, वो लिखा हुआ है वहां पर कितने न्यायाधीश होने चाहिए एंड ऑल। और एक जो है संविधान पीठ के बारे में लिखा हुआ है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो तीनों ही बातें सही है। डी इज द करेक्ट आंसर। तीनों बातें एकदम सही है। आप साथ साथ में लगा के देखो आपके कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं। अपने आप को थोड़ा सा एनालाइज किया करो, बहुत जरूरी है जीवन में। एनालाइज ना करे सीधे सीधे आगे बढ़ते रहो, क्या फर्क पड़ रहा है, कितने बढ़ जाओ चाहे। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विचार करो किसके बारे में? अगेन सुप्रीम कोर्ट के बारे में आई थिंक। तो पढ़ो क्या बात कहना चाहते हैं यहाँ पर। करेक्ट पूछा है क्या? करेक्ट इनकरेक्ट का बहुत ध्यान रखना है भाई। सही पूछा है तो सही बताएंगे इनको, ठीक है? सही पूछा है तो सही बताएंगे। क्या है? पार्लियामेंट कैन अपॉइंट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज वैकेंट। भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर संसद, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, संसद क्यों, राष्ट्रपति लिखो ना। राष्ट्रपति लिखना था, किधर लिखा है? पार्लियामेंट ना, प्रेसिडेंट लिखना था। गलती तो यही कर दी आपने। राष्ट्रपति हमने पकड़ लिया 1 मिनट में। तो राष्ट्रपति करते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस। अगर मुख्य न्यायाधीश जो है उसका पद रिक्त है किसी कारण से, हो सकता है बीमार हो सकता है कहीं बाहर छुट्टी पे चले गए हो, या काम नहीं कर सकते हैं, ऐसी कोई परिस्थिति आ गई है कि काम करने में सक्षम नहीं है, तो राष्ट्रपति उस समय के लिए
एक एक्टिंग चीफ जस्टिस यानी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो है एक तरह से नियुक्त कर सकते हैं। तो ये वाली बात कहना चाहते हैं। क्या ये बात सही है? तो पार्लियामेंट नहीं करती है, राष्ट्रपति करते हैं। ये बात सही होती तो इसलिए गलत होगी, पार्लियामेंट लिखा दो। द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ए रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज ए करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। ये कहाँ लिखा हुआ है भाई? ऐसा नहीं लिखा हुआ है कहीं भी, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि ऐसा व्यक्ति हो जो जज हो, उनमें से बना सकता है ना किसी भी को एक्टिंग चीफ जस्टिस। ये वाली बात कहीं नहीं है। उसके बाद द स्टेट गवर्नमेंट शुड ऑब्टेन द सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ पोस्ट ऑफ एडिशनल जज इन हाई कोर्ट। राज्य सरकार को उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीशों के पदों का सृजन करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी प्राप्त करनी होती है। देखो, हाई कोर्ट्स में जो न्यायाधीशों की संख्या होती है उसका निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। ये बात आप लोग जानते हैं। आर्टिकल 216 में लिखा हुआ है कि किसी भी हाई कोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे, इनकी संख्या जो है उनका निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर देखोगे तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल भी लेनी होती है, मंजूरी प्राप्त करनी होती है। तो इसलिए तीसरी स्टेटमेंट हम करेक्ट मानते हैं, पहली दूसरी जो है गलत है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें से 3 ओनली करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला और दूसरा पूरी तरह से गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। With reference to jurisdiction of Supreme Court, which of the following are original and exclusive jurisdiction of Supreme Court? बोल रहा है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का मूल और विशिष्ट क्षेत्र अधिकार है? अभी अभी बताया ऐसा ही क्वेश्चन। इस बार गलत नहीं करना। इस बार गलत किया तो इसका मतलब तुम ध्यान से सुन भी नहीं रहे हो मुझे। ठीक है, ऐसे ही जो है चला के रखा हुआ है। ठीक, तो ध्यान से जो है ना पढ़ के और फिर आंसर करो। When disputes arise between the center and one or more state, जब जो है झगड़ा किनके बीच हो? केंद्र और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच हो। एकदम सही बात है। Arise between the center and one or more state. When dispute arise between two or more state, एकदम सही बात है तब भी। When enforcing fundamental rights of the citizen, ना भाई साहब ये एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव नहीं है। देखो यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखो। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 131 में जो डिफाइंड है वहां पे क्या लिखा हुआ है कि जब दो या दो से अधिक राज्यों के बीच हो जाए या फिर केंद्र और राज्य के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो वो सारी बातें लिखी हुई है। लेकिन मौलिक अधिकारों की बात नहीं लिखी हुई है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो सुनवाई है वो भी केवल सुप्रीम कोर्ट में होती है। लेकिन ये बात आर्टिकल 71 में लिखी हुई है, ना कि आर्टिकल 131 में। आर्टिकल 71 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई भी विवाद होता है तो उसकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में होगी। लेकिन जहां मूल अधिकारिता लिखी हुई है ना, वहां पे केवल यही लिखा हुआ है केंद्र और राज्यों के बीच। केंद्र एक राज्य एक तरफ या अधिक राज्य एक तरफ और अन्य राज्य दूसरी तरफ। तो इस प्रकार से कोई भी झगड़ा है, दो या दो से अधिक राज्यों का आपस में झगड़ा है, तो वो सारा जो है वो लिखा हुआ है। तो इसलिए वो बात ध्यान रखनी है, वही आपकी मूल अधिकारिता में आएगी। तो व्हेन एनफोर्सिंग फंडामेंटल, ये नहीं आएगा एक्सक्लूसिव में। व्हेन ए डिस्प्यूट अराइजेज आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी और एग्रीमेंट। फंडामेंटल राइट्स जो है वो तो हाई कोर्ट्स भी करती है ना। आर्टिकल 226 तुम्हें याद होगा। आर्टिकल 32 और 226 हाई कोर्ट के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या है? 32। यानी डिस्प्यूट अराइज यू आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी और एग्रीमेंट। इसमें जो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन थोड़ी ना है, इसमें भी कोई ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जैसा नहीं है। तो 1 एंड 2 इसका करेक्ट बन रहा है। 1 एंड 2 ओनली। 1 एंड 2 ओनली मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। 1 एंड 2 ओनली मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। विद रेफरेंस टू द रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जजेस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोल रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करो भाई विचार। हाई कोर्ट के जजेस को हटाने के संदर्भ में जो है कौन सी बात सही है, ये बात बतानी है आप लोगों को। बताओ फिर फटाफट से, बताओ फटाफट से बस। The president can issue the removal order of a judge only after the address of state legislature has been presented. देखो, जिस प्रक्रिया से आर्टिकल 124 क्लोज 4 के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, उसी प्रक्रिया से आर्टिकल 217 क्लोज 1 के तहत हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को भी हटाया जाता है। ये बात पहले पता होनी चाहिए। ये बात सबसे पहले यही पता होना चाहिए। तो प्रक्रिया दोनों को हटाने की एकदम डिट्टो सेम है। और हटाती कौन है? पार्लियामेंट जो है वो बहुमत से प्रस्ताव पास करती है, उसके बाद हटते हैं, राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं।
तो स्टेट लेजिस्लेचर का हटाने में कोई रोल ही नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर देखिए हमें गुमराह कर रहे हो भाई साहब, आप ऐसे थोड़ी ना होता है। राज्य विधानमंडल गलत हो गया, काटा मारो इधर। द कमिटी फॉर्म टू इन्वेस्टिगेट द चार्जेस शुड कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। आरोपों की जांच के लिए गठित समिति में किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया जाना चाहिए। ये बात तो हमें अच्छी लगी, ये तो ठीक है, ये तो करना चाहिए। देखो क्या होता है, जैसे ही मामला जो है आरोप जो लगाते हैं जज के ऊपर और उसको जो है ना संसद में प्रस्ताव के रूप में लाया जाता है, तो एक जांच कमेटी बनाई जाती है। संसद में जो जांच कमेटी बनती है तो उसमें 3 सदस्य कौन कौन होने चाहिए, तो उसमें जो है एक आपका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए। ये वाली बात एकदम सही है। तो दूसरा तो सही है, पहला गलत है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ए इज द रॉन्ग आंसर। तो इसका जो है टू ओनली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई। With reference to Justice case Putta Swamy versus Union of India judgment 2017 of the Supreme Court, which of the following given below are correct? जस्टिस वीएस जस्टिस जो है आपके के एस पुत्ता स्वामी केस तो बहुत ही फेमस रहा था 2017 में। आधार कार्ड को लेकर ये मामला था, जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी। तो आपको पता होना चाहिए इस केस का, जब मौलिक अधिकार पढ़ते हो आप, तो मौलिक अधिकार पढ़ते टाइम पर इनको पढ़ते हो, ठीक है ना। तो मौलिक अधिकारों के साइन पे केसेस पढ़ने होते हैं, जैसे केएस पुत्ता स्वामी है, इसके अलावा भी और कई सारे केसेस है, वहां पर साथ के साथ पढ़ो। ठीक, तो इसमें क्या आएगा, इट इज डिक्लेयर्ड राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल वन वन नहीं 21 आएगा, आर्टिकल 21। मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। अनुच्छेद 21 से संबंधित बहुत सारे केसेस है जो आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे का मतलब 8-10 है जो पता होना चाहिए। ऐसे तो कितने ही हो, जरूरी थोड़ी याद रखेंगे, बट 8-10 याद होने चाहिए वो। ठीक है, इट डिक्लेयर राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। निजता के अधिकार को इस मामले में क्या बोला गया, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया। बिल्कुल किया गया, राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, एकदम सही बात है। इट लेड डाउन ए टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी टू डिटरमाइन द रीजनेबलनेस ऑफ द इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। बोल रहा है इसने निजता के हनन की तर्कसंगतता निर्धारित करने के लिए आनुपातिकता का परीक्षण निर्धारित किया कि आप लोग रीजनेबलनेस चेक तो करो ना, किस आधार पे आप जो है बोल रहे हो कि ये जो है आपका फंडामेंटल राइट होगा नहीं होगा, या निजता का हनन है। तो इसके लिए जो है एक टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होना बहुत जरूरी है, ताकि हम रीजनेबलनेस जो है जान सके कि आपकी प्राइवेसी का इन्वेजन हो रहा है। कोई भी कह देगा मेरी तो प्राइवेसी का इन्वेजन हो रहा है, मतलब मेरी प्राइवेसी खतरे में है, किस आधार पे। तो इसके लिए टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनली, ये बात कोर्ट ने कही थी, तो ये बात भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा बोल रहा है इट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ द आधार एक्ट। आधार को लेके तो मामला था सारा का सारा। जस्टिस के एस पुत्ता स्वामी का जो मामला था आधार जजमेंट के संबंध में था, तो आधार को वैलिड करार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। और ये मामला जो है तीनों की तीनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। यहीं से आपको 50% तो केस ही कवर हो गया। ये तीनों ही बातें जो है कोर्ट के अंदर हुई थी, तो इसलिए 50% तो ये मामला पूरा आपको यहीं पे समझ में आ गया, तीनों स्टेटमेंट पढ़ के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। Which of the following are the discretionary powers given to the governor of the state? इनमें से कौन सी जो है राज्य के राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त है, ये बताना है। बताओ फिर कौन सी जो है विवेकाधीन शक्तियां हैं राज्यपाल को। सेंडिंग ए रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल। राष्ट्रपति को शासन लगाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना। डिस्क्रिशनरी का मतलब समझते हो, सब विवेक। सब विवेक का मतलब होता है खुद की मर्जी से कर सके। आपको पता है राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, ये दोनों ही मंत्रिपरिषद की बातों के आधार पर काम करते हैं, यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। तो खुद से जो कार्य करते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह के अलावा, उसको बोलते हैं सविवेक शक्तियां, यानी डिस्क्रिशनरी पावर। और सविवेक शक्तियों में क्या है, जब राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजता है तो इट्स डिस्क्रिशनरी पावर। राज्य का मुख्यमंत्री थोड़ी ना बोलेंगे कि भाई साहब बोल लो राष्ट्रपति को, ऐसा थोड़ी ना होगा। इसलिए ये डिस्क्रिशनरी पावर जो है होती है राज्यपाल जब राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजता है, प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत जो लगाया जाता है उसके लिए। फिर बोल रहा है अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स। मंत्रियों की नियुक्ति में कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है, राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति हो। अगर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे तो वो करेंगे प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। जो नाम प्रधानमंत्री बोलेंगे इसको ये मंत्री बनाओ, इसको ये मंत्री बनाओ, उन्हीं को बना सकते हैं वो, और कुछ नहीं कर सकते। उसी प्रकार से राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर ही मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकते। उनके हाथ में सिर्फ नियुक्त करना है, किसको नियुक्त करना है ये तो मुख्यमंत्री बताएगा। तो सब विवेक कुछ नहीं है, ठीक है, तो इसमें सब विवेक कुछ नहीं होता है। तीसरा है रिजर्विंग सर्टेन बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर
कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखना। कि कुछ एक बिल्स को क्या है, जो राज्य विधानमंडल ने पास किए हैं उनको राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए रखना। तो एकदम सही बात है ये तो, कि राष्ट्रपति के कंसिडरेशन भाई क्या है, कि कुछ एक जो है बिल्स को राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के विचार के लिए रख लेते हैं, अपने पास रिजर्व रख लेते हैं। तो ये पावर जो है ये सब विवेक से करते हैं। इसके लिए कोई और नहीं बताया कि ये वाला बिल रख लो आप राष्ट्रपति के लिए, खुद से सब विवेक से। तो ये वाली बात सही है। फिर बोल रहा है मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार के कार्य संचालन हेतु नियम बनाना। जैसे राष्ट्रपति जो है केंद्र सरकार के कार्य संचालन हेतु नियम बनाते हैं, आर्टिकल 77 पढ़ लेना आप इसके लिए अगर नहीं पता है तो। उसी प्रकार राज्यपाल भी बनाते हैं। तो राज्यपाल जब बनाएंगे तो उस टाइम पर जो है क्या उनका सविवेक शक्ति हो ना, ना राष्ट्रपति का सविवेक होता है ये, ना राज्यपाल का। इसमें मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करते हैं। तो 1 और 3 आर द करेक्ट आंसर। 1 और 3 कहां है? बी करेक्ट पूछा था ना, करेक्ट आंसर। तो 1 और 3 इज द करेक्ट। 1 और 3, 1 और 3 करेक्ट है, पहला और तीसरा ओनली, बाकी गलत है। दूसरा गलत है, चौथा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। फिर अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में इनमें से कौन सी बात जो है सही है, कौन सी गलत है, ये बताना है। तो बताओ आप लोग कौन सी सही लग रही है आपको। पढ़ो ध्यान से। महाभियोग समझते हो ना राष्ट्रपति, आर्टिकल 61 में प्रक्रिया है महाभियोग की, याद है? तो महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में बोल रहा है मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट टेक्स पार्ट इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चार्जेस। इतनी बारीकी है यहाँ, यही बारीकी है जो बच्चे का क्वेश्चन गलत करवा के मानती है। क्या लिखा है? मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट टेक्स पार्ट इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चार्जेस। राष्ट्रपति पर जो आरोप लगे होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेट यानी उनकी जांच के लिए दोनों सदनों के सदस्य जो है भाग लेते हैं। नहीं, एक सदस्य जांच करता है समिति बना के, एक कमेटी बना के। एक जो सदन होता है, एक सदन जो होता है यानी एक लोकसभा है तो लोकसभा कर रहा है, राज्यसभा है तो राज्यसभा कर रहा है। दोनों सदनों के सदस्य भाग नहीं लेते उसमें। हटाने की जो प्रक्रिया है वो ढंग से पढ़ोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रस्ताव पास करना, प्रस्ताव पास एक सदन करेगा फिर दूसरा सदन करेगा, लेकिन जो कमेटी बनेगी, जो समिति बनती है जांच करने के लिए आरोपों की, उसमें एक ही सदन के सदस्य होते हैं, दूसरे के नहीं होते। ये बात याद रखो। तो पहला तो गलत हो गया। इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन नीड्स टू बी पास्ड बाय 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। बोल रहा है महाभियोग प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित करना आवश्यक है। सबसे टफेस्ट मेजोरिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी है? आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग। ये सबसे मुश्किल बहुमत इसी के लिए चाहिए। तो सबसे मुश्किल बहुमत क्या है? उपस्थित तथा मत देने वालों का 2/3 बहुमत नहीं, सदन की कुल संख्या का 2/3 बहुमत चाहिए। तो सदन की कुल संख्या का 2/3 लिखना था, उपस्थित तथा मत देने वालों का नहीं लिखना था। ठीक है ना? तो सदन की में प्रस्तुत और मतदान देने वाले नहीं, बल्कि कुल सदस्य संख्या का लिखना था। ठीक है, तो ये गलती हो गई यहाँ पर प्रेजेंट एंड वोटिंग वाली, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तो फिर सही कौन सी है? नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा कैन पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट। बिल्कुल सही बात है। महाभियोग में जो है ना, जब राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं, तो महाभियोग में तो राज्यसभा के कौन से सदस्य भी भाग ले सकते हैं? जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी भाग ले सकते हैं। तो ये बात तो सही है। उसके बाद क्या है? इम्पीचमेंट इज ए क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट। एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग को एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। एकदम सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा और चौथा करेक्ट है, पहला दूसरा गलत है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। तो अगले क्वेश्चन पे चलो। विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में कौन सी बात सही है, आपको ये बताना है। तो बताओ फिर कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है। करेक्ट बताना है कि इनकरेक्ट? प्ले ये देख लो, करेक्ट बताना है। The electoral college for the election of the vice president consists of both elected and nominated members. क्या है? उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित और नामांकित दोनों सदस्य शामिल होते हैं। ठीक बात है कि नहीं है? सही बात है ये तो। राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों सदस्य संसद के भाग लेते हैं। सही बात है ये। फिर बोल रहा है द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है।
ये बात भी सही है, इस बार तो बहुत सही बात लिख रखी है। Disputes regarding the election of the vice president can be decided by either the Supreme Court or ये देखा ना, गलत लिखा, कहीं तो गलती करेगा। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, हाई कोर्ट्स में नहीं हो सकती है, ये बात याद रखना है आपको। तो ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट आना था। तो तीसरी स्टेटमेंट हमने पकड़ ली, गलत है। 1 and 2 ओनली आर करेक्ट, तो ए इज द करेक्ट आंसर। केवल एक और दो सही है, ठीक है, एक और दो स्टेटमेंट सही है, तीसरी गलत है। हाईकोर्ट लिख के सारा काम बिगाड़ दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, देखो पहले लिख लो इनकरेक्ट, अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंधों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। गलत बताना है कौन सा, बाकी सब सही है, एक गलत होगा वो देखना है। प्राइम मिनिस्टर इज द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड, इसके लिए आर्टिकल कौन सा आना चाहिए आपको भाई? आर्टिकल आना चाहिए 78, अनुच्छेद 78 पड़ा हुआ है, तो इसका आंसर बहुत इजीली कर पाओगे, नहीं तो बहुत तकलीफों में गिर जाओगे। प्राइम मिनिस्टर इज द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का एक मीडियम है, एकदम सही बात है, माध्यम है वो, सही बात है। आर्टिकल 78 ही तो बात कहते हैं। प्रेसिडेंट कैन नॉट डायरेक्ट द प्राइम मिनिस्टर टू सबमिट एनी मैटर और कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद के विचार के लिए कोई मामला प्रस्तुत करने का निर्देश नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? यही तो बात है, दे सकते हैं वो, ठीक है ना। विचार के लिए कोई मामला प्रस्तुत करने के लिए दे सकते हैं, मंत्रिपरिषद में विचार के लिए रखने को प्रधानमंत्री को डायरेक्ट कर सकते हैं राष्ट्रपति। यही तो आर्टिकल 78 के तहत है। फिर बोल रहा है प्रेसिडेंट कैन कॉल प्राइम मिनिस्टर टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन। राष्ट्रपति संघ के मामलों के प्रशासन के बारे में प्रधानमंत्री से जानकारी मांग सकते हैं, बिल्कुल मांग सकते हैं, एकदम सही है, एकदम सही बात है। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कैन रेकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा टू प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। प्रधानमंत्री किसी भी समय राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं, एकदम सही बात है। किसी भी समय प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। तो बी गलत हो गया, इन्होंने इनकरेक्ट पूछा था, एक इनकरेक्ट है, बी इज द इनकरेक्ट। तो आंसर क्या होगा? बी। इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, क्योंकि इन्होंने इनकरेक्ट पूछा था, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बी थी। क्लियर सबको? नेक्स्ट चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to the powers of the president in Indian system of government, consider the following. भारतीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। तो विद रेफरेंस टू द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, कौन सी शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, उसके बारे में बताना है। तो बताओ तुम लोग कौन सी शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास, कौन सी नहीं है। इतने समझदार तो तुम लोग हो चुके हो अभी, बताओ फटाफट से कौन सा करेक्ट है। The president can set back the advice given by the council of minister and ask the council to reconsider the decision. सही बात है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को वापस भेज सकते हैं, लेकिन केवल एक बार, ये भी पता होना चाहिए, केवल एक बार। दोबारा अगर वही सलाह भेज दी तो मानने के लिए बाध्य है, ठीक है, ऐसा पता होना चाहिए। पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है। प्रेसिडेंट हैज नो डिस्क्रिशनरी पावर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, अभी तो बताया है, प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है। क्या डिस्क्रिशनरी पावर है? मान लो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, ये बात आप जानते हैं, लेकिन किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति? जिस पार्टी को लोकसभा चुनाव के बाद पूर्ण बहुमत जिस पार्टी को मिला है, उस पार्टी के नेता को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं प्रधानमंत्री। अब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, अब किसको नियुक्त करे? अब राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से कार्य करेंगे, या फिर जो 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 पार्टी जो है, जो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपना बहुमत खो चुकी हो लोकसभा में, उसकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं है, तब भी स्वविवेक से चल सकते हैं। तो स्वविवेक शक्तियां होती है राष्ट्रपति के पास, ऐसा नहीं कह सकते आप नहीं है किसी भी परिस्थिति में, ये गलत लिखो। प्रेसिडेंट हैज विटो पावर बाय व्हिच ही कैन विथड्रॉ, विदहोल्ड और रिफ्यूज टू गिव असेंट टू बिल्स पास्ड बाय द पार्लियामेंट, एकदम ठीक बात है। राष्ट्रपति के पास विटो शक्ति होती है, आर्टिकल 111 ध्यान से पढ़ोगे तो राष्ट्रपति के पास तीन प्रकार की विटो होती है। एब्सोल्यूट विटो, इसके अलावा जो आपकी सस्पेंसिव विटो, इसके अलावा पॉकेट विटो। क्वालिफाइड विटो जो है वो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं होती है, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। तो 1 and 3 करेक्ट होना चाहिए, तो सी इज द करेक्ट आंसर, बी गलत, ये आपका गलत हो गया स्टेटमेंट। तो 1 and 3, 1 and 3, 1 and 3 करेक्ट है, पहला और तीसरा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। थैंक यू। कैसे आ गए? 20 क्वेश्चन हो गए आपके, एक क्वेश्चन रह गया मेरे ख्याल से कोई, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है क्वेश्चन बाकी है, ये रहा, ये बाकी था, ये बाकी था, ये बाकी है। इसको पढ़ना एक बार जल्दी जल्दी।
विद रेफरेंस टू आर्टिकल 358 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। बोल रहा है अनुच्छेद 358 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अनुच्छेद 358 और 359, जब राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ो तो पढ़ना ही पढ़ना है, आगे से याद रखना ये बात, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। क्या लिखा हुआ इसमें? आर्टिकल 358 कहता है इट सस्पेंड्स द एनफोर्समेंट ऑफ दोज फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड इन द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। या राष्ट्रपति के आदेश में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करता है, तो ये बात लिखी हुई है। दूसरा लिखा हुआ है इसका इट एक्सटेंड्स टू द एंटायर कंट्री, इसका विस्तार पूरे देश तक है। तीसरा है इट इनेबल्स द स्टेट टू मेक एनी लॉ और टेक एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19। तो ये बातें ये कह रहा है, तो इसमें से तुम्हें कौन सी ठीक लग रही है ये बतानी है। तो देखो अनुच्छेद 358 के संदर्भ में पहली जो लाइन है कि सस्पेंड्स द एनफोर्समेंट ऑफ दोज फंडामेंटल राइट मेंशन्ड इन द प्रेजेंट, नहीं, ये आर्टिकल 19 के अंदर जो फंडामेंटल राइट है उनको, आपकी 6 प्रकार की फ्रीडम है उनके लिए बात करता है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ये बात आर्टिकल 359 की हो जाएगी, आपकी 359 में है वो बातें, ठीक है। तो इसलिए ये क्या कहता है, ये गलत लिख दिया, ये 359 की बात है, 358 की नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो गई। 358 तो क्या कहता है, आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड हो जाएगा अगर आपकी आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, किस आधार पर, बाह्य आक्रमण या युद्ध के आधार पर। अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा है तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होता है, ये बात भी ध्यान रखना। अनुच्छेद 358। अगली बात ठीक है, ये पूरे देश पर होता है विस्तार, इसका एकदम सही है। इट इनेबल्स द स्टेट टू मेक एनी, बिल्कुल। अनुच्छेद 19 के साथ जो है कोई भी इनकंसिस्टेंट हो रहा है तब भी जो है वो बना सकते हैं, क्यों, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना एंड ऑल सब चीजों को ध्यान में रखना है। तो राज्य को अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कोई कानून बनाने या कोई कार्यवाही करने में सक्षम बनाता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो दूसरा और तीसरा इज द करेक्ट आंसर, पहला आपका गलत आंसर है। इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना और इनको तुम लोग जो है ना एक बार दो बार रिवाइज करना चाहिए, आपकी अच्छी जो है ना तैयारी हो जाएगी, बूस्ट हो जाएगी आपकी तैयारी। और खुद से प्रैक्टिस भी किया करो, ठीक है ना। अभी तो मैं आपको ये सीरीज में जितने क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, लेकिन खुद से भी प्रैक्टिस किया करो, जिसकी तैयारी पहले से अच्छी है वो लोग और बेहतर तैयारी करो। रिव्यू, और वो सारी की सारी प्रैक्टिस से ही होगी ज्यादा से ज्यादा, अगर पढ़ रखा है तो। जिसने नहीं पढ़ रखा है वो पहले पढ़ो फिर अपना रिवाइज करो और उसके बाद जो है प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो इसी के साथ जो है ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू।